दुरूह किस्त नंबर 2 में राहत साहिब, इनमें से किसी को अपनी ज़िंदगी का साथी मुंतखब करना मेरे लिए इंतहाई मुश्किल काम था। इस अंदाज में मैं तो सोच भी नहीं सकता था। हाँ, दिल में यह आरज़ू थी कि अगर कोई मौका मिला तो रहमत अली ताया की इस मुश्किल का हल दरियाफ्त करने की कोशिश करूँगा। खैर जनाब, रेलवे स्टेशन जितनी उम्दा जगह होती है, आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। हर लम्हा बदलते हुए मनाजिर का मस्कन। ट्रेनें आती थी, ट्रेनें जाती थी। बेरहमतुल्लाह की हवास मुसाफिर उधर से उधर भागते हुए रात दिन इस स्टेशन पर उतरने वाले, उन्हें खुश आमदीद कहने वाले, कुछ ऐसे जो मुश्किलात का शिकार होते और उन्हें सूरत हाल मालूम करने के लिए किसी से रुजू करना पड़ता। अभी तक मौसम ने अलबत्ता साथ दिया था, ज्यादा वक्त नहीं हुआ था। मौना और मैंने कभी यह नहीं सोचा था कि अगर किसी दिन बारिश हो गई तो रेलवे प्लेटफॉर्म की यह बेंच मेरा साथ नहीं दे सकेगी। चिल्लू बारिश से बचाव का तो बंदोबस्त है कि इंसान शेड में जाकर सो जाए। मुसाफिर खाने में भी ऐसी जगहें पड़ी हुई थी, लेकिन अगर सर्दी का मौसम आया तो क्या होगा? जो काम जब तक न हुआ हो, इसके लिए बिला वजह परेशान होना एक बेमकसद सी बात अलिफ छोड़ थी। आने वाले वक्त में जो होगा देखा जाएगा। फिर संजीदगी से मुलाजमत के लिए भी है या फिर कोशिश शुरू कर दी। रेलवे स्टेशन के बेशुमार कुलियों से भी दोस्ती हो गई थी। हर एक ने अपनी हैसियत के मुताबिक और अपनी सोच के मुताबिक मशवरे दिया। ज्यादातर लोगों ने यही कहा था कि जवान आदमी हूँ, प्ला ले लूँ और कुली बन जाऊँ। ठीक है, क्या रखा है इन सारी बातों में? कुछ अरसे के बाद कुलियों की अंजुमन का जनरल सेक्रेटरी बन जाऊंगा, इनके इलेक्शन में खड़ा हो जाऊं। लेकिन ये इसी वक्त हो सकता है जब मैं खुद कुली हूं। उनकी बातें बड़ी दिलचस्प हुआ करती थी। मुखलिस लोग थे, हमेशा ही मोहब्बत भरे अंदाज में पेश आते थे और वक्त बड़ा अच्छा गुजर रहा था। माँ बेशक याद आती थी, लेकिन याद में तो सारी जिंदगी का सरमाया होती हैं और उनका राब्ता का ताल्लुक नहीं किया जा सकता। फिर एक अनोखी रात का आगाज मेरी जिंदगी में हुआ। इस रात मौसम भी अब्र आलूद ही था। एक दो बार बूंदें भी पड़ चुकी थी और मैं उनसे खूब अच्छी तरह लुत्फ अंदोज हुआ था। ट्रेनों के औकात मुकर्रर थे। रात को 4 बजे भी एक ट्रेन आया करती थी। इब्तिदा में तो शोर गुल से बार बार आंख खुल जाती थी, लेकिन अब तो ट्रेन भटक कर रास्ता बदल कर मेरी बेंच तक भी पहुंच जाती तो मेरी आंख न खुलती। आदी हो गया था इसका। अलबत्ता इस दिन रात को 4 बजे आने वाली ट्रेन जब चंद लम्हों के लिए रुकी तो मामूल के मुताबिक मेरी आंख नहीं खुली थी, लेकिन गालिबन एक एहसास, एक ऐसा शऊर जागता रहता था जिसका नींद से कोई ताल्लुक नहीं था। अब यकीन करें या ना करें, मुझे अंदाज़ा होता था कि 4 बजे हैं और वो ट्रेन आने वाली होगी, लेकिन मैं बड़े मज़े से सोता रहता था। मैं इस दिन भी सो रहा था। ट्रेन आई और मेरे शऊर ने मुझे इसका एहसास दिलाया, लेकिन यह पहला मौका था कि किसी ने मेरे शाने को झंझोड़ा और मैंने चौंक कर नींद में डूबी हुई आंखें खोल दे। मेरे सामने सिर्फ 2 आंखें थीं, 2 रोशन और चमकदार आंखें। 2 ऐसी खूबसूरत आंखें जिन्हें रात की इस तारीकी में भी अगर देख लिया जाए तो जिंदगी भर फरामोश न किया जा सके। इन आंखों में एक ऐसी चमक, एक ऐसी रोशनी थी जिसे अल्फाज में ढालना मुमकिन नहीं। एक लम्हे तक तो मैं नींद भरी निगाहों से इन आंखों को देखता रहा और उसके बाद घबराकर उठ गया। वो एक बुर्का पोश खातून थी, क्योंकि उन्होंने चेहरे पर निकाब लपेटा हुआ था और सर से पांव तक बुर्के में छुपी हुई थी, इसलिए सिर्फ उनकी आंखें ही मुझे नजर आई थी। और चूंकि बाकी जिस्म सिया बुर्के में था, इसलिए मेरे जहन में सिर्फ यही आया था कि इन 2 आंखों के सिवा और कुछ नहीं है। लेकिन जब हवास जाग गए तो मैं इन बुर्का पोश खातून को देखने लगा और जल्दी से उठकर बैठ गया और फिर हुक्लाई हुई आवाज में कहा, जी तुम मुझसे कोई काम है? मैंने उन्हें सवालिया अंदाज में देखा। आंखें अजीब से अंदाज में मेरा जायजा ले रही थी। एक लम्हे के अंदर मैंने उनका रंग बदलते हुए देखा। अगर मैं वाकई कोई जाहिल कुली होता तो इन आंखों में छुपे जज्बात न तलाश कर सकता, लेकिन फिर मैंने अपने आप को संभाल लिया। आंखें भी खामोश थीं, लेकिन कुछ लम्हों के बाद मुझे इंतहाई मुतरन्निम और एक ऐसी आवाज़ सुनाई दी जिसे इस वक्त में कोई अल्फाज न दे सका। इस आवाज़ में एक अजीब सी खनक थी, एक रिधम था, एक अनोखा लहजा था। वो आवाज़ उभरी, माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको सोते से जगाया है, लेकिन आपका जागना बेहद ज़रूरी था। जी जी फरमाइए। कोई बात नहीं है। रातें आधी से ज़्यादा गुजर गई है और बाहर कोई ऐसी सवारी भी नहीं है जिससे मैं अपना ये सफ़र मुकम्मल कर सकूं। मैंने मुसाफिर खाने में सोते हुए कुल्लियों को भी देखा है, सब गहरी नींद सो रहे हैं। बस आप ही एक बार झंझोड़ने पर जाग गए। बरा करम मेरी मदद कीजिए,
मैं तन्हा हूँ, औरत हूँ। मैं झरझरी सी लेकर रह गया। न जाने क्यों मेरे बदन में एक ठंडक सी दौड़ रही थी। एक अजीब सा एहसास था। मुमकिन है ये एहसास नींद से जागने की वजह से और अचानक पेश आने वाले इस वाक़े की वजह से दिल में बेदार हो गया हो। बहरहाल मैं अपने आप को संभाल कर तैयार हो गया। फिर मैंने कहा, क्या आप 4 बजे वाली ट्रेन से आई हैं? हाँ, और ट्रेन को गए अभी ना अच्छा खासा वक्त गुजर गया है, परेशान फिर रही हूँ। कहाँ जाना है? हुई ताहिर अली, इसने जवाब दिया। हवेली ताहिर अली एक मशहूर जगह थी। ताहिर अली हमारे इलाके के काउंसलर भी थे। इसके अलावा बड़ी अच्छी हैसियत के मालिक ज़मींदार थे और ख़ासे नेक नाम मशहूर थे। मैंने एक लम्हे के लिए सोचा और ये सोचा कि इन खातून को वहाँ तक पहुँचाने का क्या बंदोबस्त करूँ। अचानक ही मुझे चाचा इमाम दीन याद आए। चाचा इमाम दीन यहीं थोड़े फासले पर रहते थे और तांगा चिल्लाते थे। सो तो रहे होंगे, लेकिन गरीब आदमी थे और अच्छे आदमी थे। अगर मैं उन्हें उन खातून की मुश्किल बताऊं तो वो ज़रूर उन खातून को वहां तक पहुंचाने के लिए तैयार हो जाएंगे। बस तांगा जोतना पड़ेगा उन्हें। मैंने खातून से कहा, आपके साथ कोई सामान है? इन सामान नहीं, सामान तो नहीं है। चलिए आइए, मैं कोशिश करता हूँ, मैंने कहा और उन खातून के साथ रेलवे स्टेशन से बाहर निकल आया। अब मैंने थोड़ा सा मजीद ये जायज़ा लिया था। उनका बिल्कुल जवान खातून मालूम हुई थी। हालांकि बदन बख़े में लिपटा हुआ था, लेकिन चाल ढाल और जिस्मानी कैफियत से यह अंदाज़ा हो जाता था कि बिल्कुल नौजवान और निहायत तंदुरुस्त खातून हैं। मैं बाहर निकल आया, वो मेरे साथ चल रही थी। फिर मैं थोड़ा सा फासला तय करके आखिरकार इमाम दीन के झोंपड़े में पहुंच गया। इमाम दीन झोंपड़े के बाहर पलंग पर सो रहे थे। थोड़े फासले पर तांगा खड़ा हुआ था। उनके होशियार घोड़े ने नाक से खर 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 की आवाज़ निकाली और फिर बहुत ज़ोर से हनाने लगा। पता नहीं किसी के कदमों की चाप ने से होशियार कर दिया था। फिर वो डर गया था, लेकिन बहरहाल मैंने चाचा इमाम दीन को जगाया और वो हड़बड़ाकर उठ बैठे। क्या बात है बेटा, कौन हो तुम? क्या हुआ? चाचा इमाम दीन, में जलीस हूँ, मैंने कहा। कौन जलीस? अरे आप मुझे भूल गए। आपका अपना जलीस चाचा इमाम दीन। आप? अरे जलीस, खैरियत तो है भैया, क्या हो गया? चाचा इमाम दीन, वो ये एक खातून हैं, 4 बजे वाली रेल से आई हैं। सारे तांगे वाले जा चुके हैं, उन्हें हवेली ताहिर अली जाना है। अब औरत ज़ात हैं, नज़रअंदाज भी नहीं कर सकता, बड़ी परेशान है, मजबूर मैंने आप ही को जगाया है। तो अच्छा किया ना बेटा, किसी की मदद करना तो फ़र्ज़ है। बहुत अच्छा किया। मैं ज़रा मुँह पर पानी के 4 छींटे मार लोन, अभी तैयार होकर आया बेटा। तुम ऐसा करो जलीस, ज़रा तांगा सीधा कर लो। ये घोड़ा क्यों चीख रहा है? इसे हाथ मत लगाना, रात में मिजाज बिगड़ गया होगा इसका। और फिर चाचा इमाम दीन ने तैयारियां शुरू कर दी और थोड़ी देर के बाद घोड़ा तांगे में जोड़ लिया। इस दौरान बुर्का पोश खातून एक तरफ जाकर खड़ी हो गई थी, लेकिन घोड़े का मिजाज बहुत बिगड़ा हुआ था, काबू ही में नहीं आ रहा था। बड़ी मुश्किल से चाचा इमाम दीन ने इसे तांगे में जोनता तो अचानक ही खातून ने कहा, तुम्हारा नाम जलीस है? अभी उन्होंने तुम्हारा नाम लिया था। जी जलीस, क्या तुम मेरे साथ हवेली तक चलना पसंद करोगे? आपके साथ? हाँ, वैसे तो कोई बात नहीं है, लेकिन तुम अगर चलोगे? नहीं जी, मुआफ़ी चाहता हूँ। वैसे अब चाचा इमाम दीन पर पूरा पूरा भरोसा कर सकती हैं, ये बहुत अच्छे आदमी हैं। जवाब में कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी थी और खातून तांगे में जा बैठी थी। फिर इसके बाद चाचा इमाम दीन उन्हें लेकर चल पड़े और मैं वापस अपनी बेंच पर आकर लेट गया, लेकिन नींद उड़ गई थी और इस रात ना जाने क्यों मैं बहुत देर तक अपने बारे में सोचता रहा। अब तो कुछ भी नहीं रह गया हूँ मैं, मेरी कोई औकात, कोई हैसियत ही नहीं है। बेंच पर जिंदगी गुजार रहा हूँ। जो सदमा दिल और दिमाग पर बैठा हुआ है, इसे दूर करने में ही जिंदगी है। बहुत सोग मिना चुका। माँ जैसी हस्ती इस कायनात में दोबारा कभी नहीं मिल सकती, लेकिन जो चला जाता है और इसे वापस लाना बस में नहीं होता, तो फिर इंसान को सब्र ही करना पड़ता है। मेरे लिए भी सब्र ज़रूरी है। भला इस तरह अपने आप को एक नाकारा और समझकर इस बेंच पर जिंदगी तो नहीं गुजारी जा सकती। और इस सोच की वजह तलाश करने में भी मुझे कोई दिक्कत पेश नहीं आई। वो खूबसूरत आंखें, वो हुसैन आंखें मेरे जो इस पर मुसल्लत हो गई थी। ऐसी हुसैन आंखों की कुर्बत, ऐसी हुसैन आंखों का हुसूल, ऐसी किसी शख्सियत का अपने पास मौजूद होना जिसका लहजा इस कदर मुतरन्निम हो,
जिसका अंदाज इस तरह हुसैन हो, क्या ये किस इंसान की आरज़ू तलब नहीं हो सकती? शायद इसी आरज़ू, इसी तलब ने मेरे जहन में ये एहसास बिठाया था कि एक अमली इंसान बनने के लिए इस बेंच को छोड़कर अमल की दुनिया में निकलना होगा। हाँ, ये बेहद ज़रूरी है। फिर न जाने कब आंख लग गई थी। सुबह को जब आंख खुली तो रात के वाक़यात ज़हन से मजियो हो चुके थे, और उसके बाद वही दुनिया, रेलवे स्टेशन का हल्का फुल्का हंगामा, और बस इसके बाद कुछ नहीं, वही तमाम जाने पहचाने लोग। अलबत्ता ये एक बहुत बड़ी सच्चाई थी कि मैं इस वक्त एक इंतहाई नाकारा आदमी की हैसियत से ज़िंदगी गुजार रहा था, और मेरे तमाम शनासा मेरे सिलसिले में बड़े संजीदा थे। एक पढ़े लिखे आदमी के लिए ये काम भी मुश्किल था कि वो कुलियों का बीनिज लेकर कुली का काम करे। माँ ने बड़ी मेहनत की थी, और कभी कभी जब मैं ये सोचता था कि जो ज़िंदगी में गुजार रहा हूँ वो दर हकीकत मुको कौम के सीने पर ज़मीन की छाती पर एक बोझ सी हैसियत रखती है, भला मुझ जैसा जो उन आदमी दूसरों के टुकड़ों पर पड़ा हुआ है, फाका कशी का शिकार रहता है, कोई कुछ खिलाता है तो खा लेता है। बड़ी अजीब सी कैफियत थी मेरी। बात गालिबन यही थी कि मैं कोई फैसला नहीं कर पाता था कि मुझे क्या करना चाहिए। बहरहाल मामूल के मुताबिक दिन गुजरता रहा। फिर मुझे वो पर असरार औरत याद आ गई, और मैंने इसे जहन से झटक दिया। जब से वो मुझे मिली थी, इसी वक्त से जहन पर कुछ बोझ सा तारी था। अब इस बोझ को मैं कोई नाम तो दे नहीं सकता था, लेकिन फिर इत्तेफाक से दोपहर को जब रेलवे स्टेशन सुनसान पड़ा हुआ था, मैं यूं ही टहलता हुआ बाहर निकल आया। चाचा इमाम दीन अपने तांगे की पिछली सीट पर पड़े थे। मैं टहलता हुआ उनके पास पहुंच गया तो चाचा इमाम दीन ने मुझे फौरन आवाज़ दी, अरे जल साहब ही बात सुनो, बात सुनो। उनके अंदाज में ऐसी कोई बात थी जिसकी वजह से मैं उनके करीब पहुंच गया। मैंने उन्हें देखते हुए कहा, सलाम चाचा इमाम दीन। सलाम भैया, आओ बैठो, किसी काम से जा रहे हो? नहीं, मुझे क्या काम हो सकता है? अरे भैया, रात की बात बताएं तुम्हें। रात की बात? हाँ, कोई खास बात हो गई चाचा? वो जो बीबी आई थी ना, जिसे तुमने हमारे तांगे में बैठाकर हवेली ताहिर अली पहुंचाया था। हाँ, फिर? भैया एक बात बताओ, हम तो बड़े फेर में हैं। क्या हुआ चाचा मामदीन? देखो, पहली बात तो यह है भैया कि रात को 4 बजे वाली गाड़ी से यहाँ स्टेशन पर एक अकेली औरत उतरी, बरखा में लिपटी हुई थी। कोई भी औरत रात को अकेले 4 बजे किसी स्टेशन पर अकेली नहीं उतरती, कोई ना कोई मर्द तो इसके साथ होता। फिर ये हिम्मत के तुम्हें जगाया और उसके बाद हमें जगाया गया। खैर चलो, सारी बातें मान लेते हैं। हम शहर की औरतें तो ज़रा तेज़ तर्रार होती हैं, पर एक बात बड़ी अजीब थी। हमारा ये जो घोड़ा है ना, पिच बात तो यह है कि ये हमें अच्छी तरह जाने है और हम उसे अच्छी तरह जाने हैं। बड़ा शरीर घोड़ा है, पर इस वक्त ऐसा बिलक रहा था कि हमें खुद हैरत हुई। फिर तुम तो वापस चले गए थे, मगर ये ऐसे कूदता उछलता रहा जैसे बड़ा ही डरा हुआ हो। ये तो हमने मान लिया कि रात के वक्त उसे सोते से जगाकर हमने तांगे में जो नत्ता था, पर ऐसी हरकतें ये कभी नहीं करता। आप कहना क्या चाहते हैं इमाम दीन चाचा? घोड़ा असल में डर रहा था। डर रहा था? हाँ। तो इसमें ऐसी कौन सी बात हो गई है ना? क्या? ये जो जिनौर होवे हैं ना, इनमें मालिक ने एक खास कुव्वत रखी होती है। कैसी कुव्वत? भूतों और पुलियों को पहचानने की। क्या मतलब चाचा इमाम दीन? भी ज़ुबान खोल कर कहने से कभी कभी ज़ुबान ही बाहर निकाल दी जाती है, पर तुमसे कह रहे हैं, किसी और से तो नहीं। हमें तो कुछ गड़बड़ लगी थी। कैसी गड़बड़ चाचा मामदीन? कुछ बताइए तो सही। भी कोई भुतनी तो नहीं थी? वो इमाम दीन ने ऐसे कहा कि मैं हंस पड़ा। हंस रहे हो चाचा इमाम दीन? हाँ बोलो। चाचा, आपने पहले कभी भुतनी देखी है? देखी तो है भैया। कहाँ, जरा बताएं मुझे। अरे एक बार हम कहीं जाने के लिए निकले थे। अब क्या बताऊं तुम्हें, ससुराल जा रही है।